उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित भागीदारी भवन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और उपस्थित जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन समुदायों को मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। कार्यक्रम में यह जानकारी भी साझा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा गठित घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त घुमंतु विकास कल्याण बोर्ड लगातार जनजातियों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में भी घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त घुमंतु विकास कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। उन्होंने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को निर्देश दिए कि इन जनजातियों के लिए जमीनों का आवंटन, अस्थायी आवास की सुविधा, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था जैसी योजनाओं को शीघ्र लागू किया जाए। 15 अगस्त 1947 को 193 जातियां हैं जो सभी राज्यों की मिला के 1268 होती है। इनको वास्तविक आज़ादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली थी। इनको आज़ादी मिली है 21 अगस्त 1952 में, जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट भारत सरकार ने रिपील कर दिया था, उसका निरसन कर दिया। तब से हम हर वर्ष एक विमुक्त दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अब ये इस वर्ष करीब 15 या 16 राज्य सरकारों ने मनाया है, तो हर साल ये राज्य सरकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। उम्मीद हमको ये है कि केंद्र सरकार भी मनाना शुरू करेगी बहुत जल्दी। ये तो आपके एक पहले सवाल का जवाब रहा। और मेरा जो परिचय है, मैं हूँ डॉक्टर वी के लोधी। मैं राष्ट्रीय विमुक्त जाति आयोग में डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर रिसर्च के पद पर था। 2015 में एक आयोग का गठन किया था भारत सरकार ने। इसके बाद मैंने ICS SR के द्वारा सीनियर फेलोशिप प्राप्त की थी। ये मिलती है ग्रुप सोशल साइंस, तो वो भी मेरा DNT पर था, PhD भी मेरा DNT पर था। और वर्तमान समय में हमारा एक संगठन है अखिल भारतीय स्तर पर विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद, उसके राष्ट्रीय भौतिक संस्था में संयोजक हूँ। तो अखिल भारतीय संगठन है हमारा राष्ट्रीय स्तर का, तो उसके लिए हम सारी विमुक्त और घुमंतु जनजातियों के लिए काम कर रहे हैं। ये एक विशिष्ट वर्ग है जिसको संविधान में कोई स्थान नहीं है। हमारे लिए कोई अनुच्छेद नहीं है संविधान में, हमारे लिए कोई शेड्यूल नहीं है, कोई स्पष्ट रूप से प्रावधान भी नहीं है। फिर भी कुछ जो उसमें प्रावधान है जो सामान्य वंचित जातियों के लिए है, उनके तहत ही हमारे डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और संविधान में कोई व्यवस्था न होने के बावजूद भी भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने हमारे वेलफेयर के लिए बहुत सी स्कीम हमारे लिए लागू की। और इसमें हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, लगभग सभी राज्यों में हम संघर्ष कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कंटिन्यू कि आप योजनाएं हमारे लिए बना रहे हैं, जैसे स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर डिनोटिफाइड, भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है। आश्रम पद्धति विद्यालय, जिनका भी आपने जिक्र सुना हो, बहुत सी योजनाएं, लेकिन हर योजना के लिए आप बखूबी जानते होंगे कि कम से कम एक जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है आवेदन करने की। तो विमुक्त जाति प्रमाण पत्र सरकारों के स्तर पर अभी प्रक्रियाधीन है, वो सभी को मिलते नहीं। उत्तर प्रदेश में किसी को 2 जिलों में मिलता है एक जाति को, किसी को 4 में मिलता है, मतलब विदाउट एरिया रजिस्ट्रेशन सभी जनपदों में सर्टिफिकेट नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा हमारे गिरिवांचल हमारी समस्याएं, हमारी शिकायत को सुनने के लिए कोई परमानेंट आयोग नहीं है, ना तो राज्य सरकार में है और ना ही केंद्र सरकार में। 3-3 साल के लिए 2 आयोग बने थे, वो खत्म हो गए, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। इसलिए हमारी शिकायतों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम राज्य सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए एक आयोग का गठन हो, और जब तक हमारे लिए एक पृथक आयोग नहीं बनता है तो हम लोगों के लिए जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसका नाम कर दिया जाए विमुक्त जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। जब तक हमारे लिए एक पृथक आयोग नहीं बनता, तो इसके तहत हमारी सुनवाई होने लगी। आज खुशी की बात है कि DNT डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड की घोषणा माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दी है। तो ये भी हमारे लिए एक उपलब्धि है, अच्छी उपलब्धि है। अब इसमें सभी जातियों का एक भागीदारी हो, जिसमें घुमंती जातियों की भी हो और स्थिरवादी विमुक्त जातियों की भी हो। तो विमुक्त जातियाँ और घुमंतु जातियों का जो अमालगमेशन है, उसकी वजह मैंने अभी बताई थी कि 1921 का जो सेंसस है, यदि आप उसकी रिपोर्ट देखें, क्योंकि मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ तो बगैर आपसे की कोई बात नहीं करता हूँ। 1921 के सेंसस में साफ लिखा हुआ है
कि क्रिमिनल ट्राइब एंड वायलेंट ट्राइब आर मोर बैकवर्ड देन अनटचेबल। अछूत जातियों से भी हम लोगों की सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी लगातार विद्रोह के कारण। स्वतंत्र संग्राम में लगातार भागीदारी के कारण हमारी ज़मीनें छीन ली गई, घर मकान ज़मीन लूट कर लिए गए। इस तरह से हम बैकवर्डनेस को प्राप्त हो गए। तो 1921 में हम इनसे वही पीछे थे, लेकिन हमें एससी में नहीं मिला दर्जा, एसटी में नहीं मिला। और इसके बाद आया 1960 का दशक, जब हर राज्य सरकारों ने विमुक्त और घुमंतु जातियों के लिए वेलफेयर के लिए स्कीम चलाई। तब भी हम पिछड़े थे, लेकिन विमुक्त और घुमंतु जातियों का जो सामाजिक स्तर था, जो स्टेटस था, वो बराबर था। तो जो भी स्कीम उस दौर में बनाई गई वो कॉमन बनाई गई, विमुक्त जातियों के लिए भी और घुमंतु जातियों के लिए भी। लेकिन 60 के दशक से अभी तक जो एक स्थान पर रहने वाली विमुक्त जातियां थी, वो कुछ ना कुछ डेवलप कर गई इन कंपेरिजन टू नोमैडिक ट्राइब। तो अब जो स्कीम बनेगी आगे, तो उसका शेयर जो घुमंतु जातियों का, जाहिर सी बात है कि जो स्थिरवासी विमुक्त जातियां वो ले जाएंगे। जैसे ओबीसी का कोटा कुछ ही जातियां ले जाती हैं, एससी का कोटा भी कुछ जातियां ले जाती हैं, शेड्यूल ट्राइब का मेरा जाति ले जाती है। तो ये गलती घुमंतु जातियों के साथ ये अन्याय ना हो, इसलिए हमने मंच से ये मांग की कि अब आगे जो योजनाएं बने वो बाइफिकेशन के साथ बने, विमुक्त जातियों के लिए बने, घुमंतु जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में अलग, तो ये वास्तविक न्याय उनको मिल सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट का भी मत ये है कि अब समय आ गया है कि चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या ओबीसी हो, सबके कोटे का विभाजन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि इन जातियों को उसका हिस्सा मिला या नहीं मिला और कितना मिला। तो केंद्र में तो जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन हुआ था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति जी को दे दी है। उन्होंने 4-5 कैटेगरी में बांटा होगा, उनको मालूम नहीं है कितनी कैटेगरी में बांटा। सुप्रीम कोर्ट का भी ये अभिमत है कि अब समय आ गया है कि एससी और एसटी कोटे का भी विभाजन होना चाहिए, तो सभी को मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। ये नहीं कह सकते हमें कि जब तक हमारा सारा कोटा ना भर जाए तब तक मतलब विभाजन ना हो। उनको तो कभी नहीं मिलेगा जो कमजोर है। तो उनके लिए जरूरी है, आप वास्तव में समरसतापूर्ण समाज बनाना चाहते हैं, सामाजिक न्याय प्रदान करना चाहते हैं, तो आवश्यकता है कि हर किसी को उसके आनुपातिक भागीदारी होनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन आप करेंगे। योगी सरकार जी जो अभी योजनाएं लाए हैं, उन योजनाओं से आप कितना संतुष्ट हैं? हाँ, मैंने ये बताया कि योजनाएं तो निश्चित रूप से हैं। आश्रम पद्धति विद्यालय हमारे पास है और बहुत पहले आज़ादी के बाद से चल रहे हैं, 60 के दशक से शुरुआत हुई वो चल रहे हैं। और हमारे लिए पहले शिक्षा संस्थाओं में बाकायदा रिजर्वेशन होता था, एलटीएस का, नोटिफाइड ट्राइब का, नोमैडिक ट्राइब का, शेड्यूल ट्राइब के साथ होता था। वो पेपर में आज लागू है, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है। और ये योजनाओं के लिए बस मेरा सीधा एक ही बात है कि आप एक योजना लाएं या 1000 योजना लाएं, हर योजना के लिए आवेदन करने के लिए विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, विदाउट एरिया रजिस्ट्रेशन सभी जिलों में मिलना चाहिए। हर जिले में वो जातियाँ रहती हैं, चाहे कम रहती हों, एक रहती हों या 10 रहती हों, 1000 लाख में रहती हों, सभी जगह रहती हैं, तो उनको मिलना चाहिए। आज की बैठक से क्या ऐसा लग रहा है कि आप कुछ विशेष चीज होगा? देखिए, हमें ये उम्मीद सबसे ज़्यादा बन गई थी जब एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति, समाज कल्याण मंत्री बने, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, श्री असीम IPS रहे, पुलिस कमिश्नर रहे, वो बाकायदा जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि भाई कम्युनिटी का जो स्टिग्मा वो गलत है। उन्होंने इस चीज़ को जाके देखा फिर, तो हम लगातार उनके संपर्क में हैं। तो लगता है कि सरकार बिल्कुल चाहती है कि इनको न्याय मिले, इनको सर्टिफिकेट मिले। हमारी कई दौर की बातें हो चुकी हैं और आज जो बोर्ड की घोषणा की, ये हमारे लिए बड़ी खुशी का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हमारे लिए DNT के लिए डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक हमारे लिए कोई एक निकाय नहीं होगा, एक इंस्टीट्यूट नहीं होगा हमारी ग्रीवांस को सुनने के लिए, तो हम कभी किसी अधिकारी के पास जाएंगे, कभी किसी मिनिस्टर के पास जाएंगे। शुरुआत वेल विगन की ऑप्शन कम से कम इतना तो हो गया कि बोर्ड के गठन की शुरुआत हुई, तो हम अपने ग्रीवांस वहाँ पहुँचा तो सकते हैं। अदरवाइज इससे ढेर सारे समाज हैं, सब अपना अपना प्रत्यावित किसी मंत्री को देकर चले जाते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन और, अशिक्षा इस समाज के उत्थान के लिए बहुत बड़ी समस्या है, इस पर सरकार क्या कर रही है?
सरकार ने आश्रम पद्धति विद्यालय इन्हीं के लिए खोले थे, विमुक्त एवं घोंटू जातियों के लिए, लेकिन अशिक्षा फिर भी रह गई, फिर भी ये लोग डेवलप नहीं कर पाए। कारण क्या था कि विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र नहीं था उनके पास, और बगैर प्रमाण पत्र से उनको एडमिशन नहीं मिलता था, सीटें खाली रह जाती थी विद्यालयों में। तो उन सीटों को भरने के लिए ये किया गया कि एससी और एसटी ओबीसी और जनरल के लिए भी सीटों का कुछ परसेंटेज उसमें शामिल कर दिया गया ताकि सीटें खाली न रहने पाए। लेकिन जिस उद्देश्य से आश्रम पद्धति विद्यालय खोले गए थे, जिन वर्ग के बच्चों के लिए खोले गए थे, उनको एडमिशन फिर भी नहीं मिला। वो नहीं मिला क्योंकि जाति प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है, विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र ना होने के कारण। विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र एक सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिए हम बार बार मांग कर रहे हैं। उसके लिए लीगल ग्राउंड दे रहे हैं कि विदाउट एरिया रजिस्ट्रेशन हर विमुक्त जाति के बच्चे को, हर अभ्यर्थी को, हर जिले में विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। इसके बगैर हमें किसी योजना, आप ये योजना लाएं या 1000 योजना लाएं, पहली जरूरत है आवेदन करने के लिए विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र हो, ये बहुत बड़ी जरूरत है। और आपको हमने पहले बताया ही है कि दुनिया में बहुत से देशों में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन क्रिमिनल ट्राइब एक्ट केवल भारत में लगा था कि जन्म लेते ही बच्चा आपराधिक की श्रेणी में आता था। दूसरे लोगों के अपराध तो हर जाति के लोग करते थे, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 15 हो, पता लगे। उनके लिए सीआरपी थी, आईपीसी थी, हमारे लिए थी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। वो बहुत कठोर कानून था, उसके लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं होती थी। अगर वो उस जाति को बिलोंग करता है क्रिमिनल टाइप को, तो कोई पूछताछ की जरूरत नहीं, उसको जेल में वो आपराधिक है ही। उसके लिए और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, उसने चोरी की कि नहीं की, उसके लिए कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, इसको बंद किया जा सकता है। ये दुनिया